हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल क्रिकेट फैक्ट्स। पहले तो ये कहना है कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को भी दबाएं जिससे कि उनको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, वैसे तो हम बात करेंगे जो मैच हुआ कल खेला गया बिटवीन हैदराबाद एंड दिल्ली, और जो मैच आज खेला जाना है बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलोर। पर हम इस वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे द टीम दैट इज बीन सेलेक्टेड, जो इंडियन टीम सेलेक्ट हुई है फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर। सो पहले हम बात कर लेते हैं कल के मैच की। पर कल का मैच बिटवीन हैदराबाद एंड दिल्ली डिसअपॉइंटिंग टाइप का ही मैच हुआ। हैदराबाद ने बहुत ही आसानी से दिल्ली को हरा दिया ये मैच, और ये डर दिल्ली की टीम के बारे में मैंने जब दिल्ली की टीम का प्रीव्यू किया था तब भी कहा था, और अब फिर कह रहा हूँ और आगे के लिए भी कह रहा हूँ कि इनका इनएक्सपीरियंस या इतने एक्सप्लोसिव जो इनकी टीम है वो एक्सप्लोसिवनेस ही इनको हराएगी। ये इनका प्लस पॉइंट है कि इनको जिताएगी, ज़्यादातर मैच जिताएगी। फ्यूचर इंडिया बैटिंग है इस टीम में, लेकिन जिस दिन ये नहीं चलेंगे उस दिन बहुत बुरा हारेंगे। ये हमें कल भी दिख गया। इवन दो टू एक्सपीरियंस प्लेयर्स धवन और रहाणे भी थे इस टीम में, लेकिन फिर भी अब रहाणे तो T20 में अब खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, अदरवाइज इंटरनेशनल लेवल पे तो उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। सो बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ क्लास प्लेयर। सो मुझे लगता है कि उन्हें भी ये मानने का दिल नहीं कर रहा है कि मैं T20 प्लेयर नहीं हूँ। बट एनीवेज, दिल्ली की मैनेजमेंट को तो ये समझना होगा। पृथ्वी शॉ से आप ओपन करा रहे थे, वो 2 मैच 3 मैच में फ्लॉप हो गया, आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। बेसिकली पृथ्वी शॉ इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो कि आपको कंसिस्टेंसी देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे वो। हाँ, वो उस टाइप के प्लेयर जरूर हैं कि जिस दिन चलेंगे उस दिन मैच जिता देंगे। मेरे ख्याल से उनसे उनके साथ स्टिक करना चाहिए था रादर देन रहाणे को ओपन कराने का। इसका नतीजा ये भी निकलता है कि प्रेशर आ जाता है धवन के ऊपर। जब पृथ्वी शॉ खेल रहे होते हैं तो स्कोरिंग मेंटेन करने का काम पृथ्वी शॉ का होता है, लेकिन जब रहाणे ओपन कर रहे हैं धवन के साथ तो धवन के ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली की टीम को कल के मैच में अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस को तो ऐसे ही लेना चाहिए जैसे वन ऑफ केस, और जितनी जल्दी भूल सकते हैं भूल जाए। ये समझने की यार ये कभी हो जाता है, हो गया, और इसलिए हमारी बैटिंग नहीं चली। बैटिंग के ऊपर उनको इतना अभी वरी नहीं करना चाहिए। जो वरी साइन है वो है बॉलिंग में, कि रबाडा उनके लिए नहीं चले, वो उनका इशू है। थर्ड सीमर उनका इशू बन रहा है, थर्ड सीमर उनके लिए कैसे काम करें। तो ये 2-4 इशूज जो उनके लिए बन रहे हैं वो उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये टीम कंटेंशन में आएगी। और अब तो सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये हो गई है कि उनके 2 मैच बचे हैं और दोनों उनके टफ मैच हैं, वन विथ मुंबई इंडियंस एंड सेकंड विथ आरसीबी। तो मुश्किल बना रहे हैं, या उन्होंने अपने लिए लगातार 3 मैच हार के मुश्किल बना लिया है। फ्रेंड्स, कल का मैच का जो हाईलाइट था वो था रिद्धिमान साहा की बैटिंग। वेल, इंडिया के बेस्ट विकेट कीपर तो वो हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि साहा इंडिया का बेस्ट विकेट कीपर है, बेटर देन एनीवन इन इंडिया एट द मोमेंट। एंड वो भी आसपास में नहीं, बाय कंट्री माइल ही इज बेटर। जब भी क्वेश्चन होता है तो उनकी बैटिंग के ऊपर क्वेश्चन होता है कि यार क्या वो अपनी बैटिंग स्टैंडर्ड इतना मेंटेन करके रख सकते हैं कि वो टीम में एज अ बैट्समैन खिलाया जा सके, या बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर सकें, रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर सकें। वो उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है, और इसी वजह से जब भी किसी दूसरे विकेट कीपर को मौका दिया गया है वृद्धिमान साहा की जगह पर इंडियन टेस्ट टीम में, वो इसी वजह से दिया गया है कि उस दूसरे विकेट कीपर की बैटिंग इनसे बेहतर होगी। इसके बारे में हम जब इंडियन टीम की सिलेक्शन की बात करेंगे, जो ऑस्ट्रेलियन टीम की हुई है, तब भी ज़्यादा बात करेंगे। पर फिलहाल साहा ने साबित किया है कि ही इज़ एज गुड अ बैट्समैन जो कि और कोई भी बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन है इंडियन टीम में। और आयरनी इज कि साहा ने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही की थी, इवन दो मजबूरी थी, क्योंकि इंडियन टीम में 12वां प्लेयर ही नहीं था उसमें कोई, तो साहा को एज ए बैट्समैन खिलाया गया था जब रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे। डेविड वार्नर, अगेन हमने पहले बात की थी कि ये डेविड वार्नर लग ही नहीं रहे हैं, ये एक्यूमुलेटर हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, और इसलिए मैच विनिंग कैपेबिलिटी उनकी कम हो गई है। कल उन्होंने खेला उस तरीके से जैसे वो पहले खेलते थे। इसका नतीजा दोनों साइड हो सकता था। मैं इसलिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि चूंकि उन्होंने रन बना लिया इसलिए अब मैं बोलूँ कि देखो मैंने पहले कहा था। दोनों चीज़ें हो सकती थी कल, लेकिन उन्होंने खेला उस तरीके से जिस तरीके से वो पहले खेलते थे, और जो मैं कहता था वो बात सही साबित हुई कि अगर इतनी देर वो खड़े होंगे तो फिर अच्छा स्कोर बना देंगे। जिस तरीके से डेविड वार्नर पहले खेल रहे थे, उसमें अगर डेविड वार्नर पहले 34 बॉलें खेलते तो 40 रन बना के चले जाते, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते। लेकिन जो उनका पुराना फॉर्म है उसमें खेलने की वजह से ही इन्होंने इतने रन बनाए और एक इम्पैक्ट छोड़ा।
दिस इज हाउ ही प्लेज। हो सकता है वो शुरुआत में 2-3 बॉलों में आउट हो जाते हैं, पर नहीं आउट हुए तो मैच जिताएंगे, ये गारंटी हुआ करती थी डेविड वार्नर के साथ। अब मेरे ख्याल से उनको वैसे ही खेलना चाहिए, कैप्टनसी का प्रेशर नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर। तो एक बार जब वार्नर ने और साहा ने ये शुरुआत दे दी टीम को, इतना स्कोर बन गया, इनफैक्ट बाद में दिल्ली ने अच्छा किया, थोड़ा सा पुल बैक किया और हैदराबाद के उतने रन बन नहीं पाए जितने कि वो एक समय पे लग रहा था कि बनाएंगे। तो पुल बैक किया और 219 पे आउट किया। बॉलिंग में कुछ कहने के लिए है नहीं दिल्ली की, कल किसी ने कुछ खास बॉलिंग की नहीं। बैटिंग में हमने पहले ही बात कर ली कि कल दिल्ली चले नहीं, तो उनका दिन ही नहीं था तो इतनी बुरी तरह, इसीलिए हार गए अपना। कोई दिक्कत नहीं है, एक मैच हारना था। हाँ, राशिद खान ने जरूर ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो याद रहेगा, 4 ओवर में 7 रन देके 3 विकेट लिए। पर फिर वही वाली बात है ना, अगर कल का मैच ही ऐसा हुआ कि उसमें तो ऐसा होना ही था कि इनको इकोनॉमिकल होना था, बट स्टिल ही बोल्ड वेल। दिल्ली ने अपने लिए बहुत मुश्किल कर लिया है कि वो अब एक स्मूथ सेल पाए, और अगर मान लो 1 सेकंड के लिए पा भी जाते हैं तो 1 और 2 में होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जिसका कि एक ऑब्वियस एडवांटेज होता है अगर आप टॉप 2 में होते हैं तो। हैदराबाद डिड वेल फॉर इटसेल्फ, अभी भी उन्होंने अपनी जान बचा के रखी हुई है टूर्नामेंट में। देखते हैं कब तक चिढ़ते हैं, हो सकता है क्वालिफाई करें, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है, हू नोस। एटलीस्ट अपने आप को उन्होंने चांस दिया है ये मैच जीत कर। सो वेल डन हैदराबाद। अब आते हैं आज के मैच के ऊपर। आज का मैच बिटवीन आरसीबी एंड एमआई, रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर एंड मुंबई इंडियंस। फ्रेंड्स, इस मैच में एक सबप्लॉट भी हो गया अब तो, ये जो इंडियन टीम सेलेक्ट हुई है उसकी वजह से। अगर रोहित शर्मा खेल जाते हैं मैच, और अगर खेलते हैं वो मैच, तब तो फिर आ जाएगा इस चीज़ के ऊपर, क्वेश्चन हो जाएगा इस चीज़ के ऊपर कि भाई क्यों, आखिर क्यों उनको ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया अगर रोहित शर्मा मैच खेलते हैं तो। हम अभी ये मान के चलते हैं कि चलो नहीं खेलते हैं, इंजर्ड हैं, इसीलिए तो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए नहीं सेलेक्ट हुए। हम ये मान के चलते हैं कि नहीं खेलेंगे, और अगर वो नहीं खेलेंगे देन इन माय ओपिनियन आरसीबी फेवरेट हो जाएगी इस मैच के लिए। वैसे दोनों टीमें बराबरी की हैं। इनका जो पिछला मैच हुआ था वो भी सुपर ओवर में गया था। एक बार मैच सुपर ओवर में चला गया, इसका मतलब तो यही हुआ कि बराबर की टीमें थी। सुपर ओवर तो लॉटरी है, जो जीत जाए। तो अगर रोहित शर्मा लेकिन नहीं खेलते हैं तो मेरे हिसाब से आरसीबी फेवरेट्स हो जाएंगे जीतने के लिए। अभी दोनों टीमें बराबरी पे हैं, पॉइंट टेबल में भी बराबरी पे हैं, और जो इस मैच को जीतेगा वो एक तरीके नहीं, इनफैक्ट क्वालिफाई कर जाएगा। whichever team wins today will qualify for the playoffs. इनफैक्ट जो आज टीम जीतेगी वो एक तरीके से 1 और 2 में अपने आप को रखने के लिए भी एक तरीके से गारंटीड कर लेगी। मुंबई बहुत अच्छी टीम है, मैन टू मैन मेरे ख्याल से मुंबई इज अ बेटर टीम देन आरसीबी, लेकिन रोहित शर्मा के जाने से वो एक्स फैक्टर इस टीम से खत्म हो जाता है, जो कि बेंगलोर के पास है इन द फॉर्म ऑफ विराट कोहली, AB डिविलियर्स, इवन क्रिस मॉरिस। तो उनकी टीम में मैच होना ज़्यादा है, और वो फिर आई डोंट नो, मतलब फिर भी बराबर की टीमें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एडवांटेज बैंगलोर इन दैट केस। अगर रोहित खेलते हैं तो बराबरी है। लेट्स सी कि कौन क्या हो, मतलब इसका नतीजा क्या निकलता है। ये मतलब अगर रोहित खेलते हैं तो टॉकिंग पॉइंट विल नॉट बी दिस कि हु विल विन दिस मैच। अगर रोहित खेलते हैं तो टॉकिंग पॉइंट विल बी कि why he is not ऑस्ट्रेलिया की टीम में के लिए क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, माय प्रेडिक्शन इज कि इफ रोहित डजंट प्ले बैंगलोर इज फेवरेट, बट पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मुंबई जीते फॉर ऑब्वियस रीजंस। इफ नॉट सो मच ऑब्वियस तो मैं बता देता हूँ, मैं शुरू से ही मुंबई इंडियंस का फैन रहा हूँ, सपोर्टर रहा हूँ, और बैंगलोर का नहीं रहा हूँ। तो लेट्स सी कौन जीतता है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के उस पार्ट में जो कि मतलब मैं बात करना चाहता हूँ, और वो है इंडियन टीम जो सिलेक्ट हुई है ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस टीम को सेलेक्ट करने वाले सिलेक्टर्स कौन है। ऑब्वियसली इनको पता होना चाहिए ना भाई, 5 लोग जो सेलेक्ट कर रहे हैं इस टीम को, इंडियन टीम को जो सेलेक्ट करते हैं, उसके सिलेक्टर्स हैं कौन कौन। तो सिलेक्टर्स हैं सुनील जोशी जो कि चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं, उसके बाद देवांग गांधी, जतिन परांजपे, सरनदीप सिंह एंड हरविंदर सिंह। ये 5 लोग इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करने के सिलेक्टर्स हैं। आपने एक चीज तो नोटिस की होगी, और वो ये नोटिस की होगी कि सेलेक्टर्स वो हैं जो खुद कभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं। वो खुद कितने मैच खेले, इन सब में सबसे ज्यादा खेलने वाले सुनील जोशी ही हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल से 10-15 टेस्ट मैच और 60-70 करीब वनडे खेले होंगे। इवन तो उन्होंने कुछ एक आध अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। सुनील जोशी बिटवीन 1996 से 2000-2001 तक इंडियन टीम के
इंटीग्रल ना भी कहें तो फ्रिंजेस पे तो हमेशा रहे। एक मैच मुझे याद है, इन केनिया एलजी कप में इन्होंने 5 विकेट 6 रन पे या 6 विकेट 5 रन पे ले लिए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो अच्छे परफॉर्मर थे, लेकिन वैसे नहीं थे कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो। उस समय वनडेज वगैरह में खिला लिए जाते थे। सुनील जोशी जो कि चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं। हरविंदर सिंह सहारा कप में चले थे। देवांग गांधी न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया में 2 टेस्ट मैचेस चले, फिर ऑस्ट्रेलिया जाके ऐसा लगा कि ये बैटिंग ही नहीं आती है। परांजपे के फादर वासु परांजपे, ही वाज प्रोबब्ली, जितना मैंने सुना है लोगों के मुंह से, बड़े बड़े क्रिकेटरों के मुंह से, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, मुंबई के सबसे बड़े कोच थे। सबको उन्होंने ही सिखाया ऐसा लगता है। गावस्कर, वेंगसारकर, मंजरेकर, तेंदुलकर, सबसे मैंने इनके बारे में बहुत अच्छा सुना है, बट वासु परांजपे के लिए, नॉट फॉर जतिन परांजपे। एंड शरणदीप सिंह प्रॉब्ली बैड लक होगा या जो भी समझ लो, ये हरभजन सिंह के एरा में फंस गए। स्पिनर थे, 2000 में उन्होंने अपना करियर डेब्यू किया और फिर ज़्यादा नहीं खेलेंगे, 2-3-4 टेस्ट मैच खेले। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ इन लोगों का बैकग्राउंड कि ये वो सिलेक्टर्स हैं जो खुद कभी सिलेक्ट ही नहीं होते थे फॉर वॉट एवर रीजन। सबसे ज़्यादा टेस्ट सुनील जोशी ने ही खेले, उसमें 15 टेस्ट मैच। अच्छा, दूसरी चीज़ यार, ये सिलेक्टर बनने का क्राइटेरिया भी कुछ होना चाहिए ना भाई। आपने कहीं पर शोकेस किया हो कि आपकी नज़रों में वो जादू है कि आप पहचान लेते हैं सिलेक्टर की प्लेयर ये बनेगा, ये अच्छा प्लेयर होगा, वो अच्छा प्लेयर। ऐसा कुछ नहीं है। सुनील जोशी रिटायर होने के बाद से पूरे टाइम कोचिंग करते रहे, उनको सिलेक्टर बना दिया। अच्छा, कोचिंग करते रहे, उनको सिलेक्टर बना दिया। तो कोचिंग अगर इंडिया में करते होते तो सिलेक्टर तब भी चलता है। चलो, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स को देखा इन्होंने, ये कभी ओमान में कोचिंग करने चले गए, तो कभी यूएस में कोचिंग करने चले गए। तो बीसीसीआई शुड कम क्लियर ऑन कि सिलेक्टर बनने की पॉलिसी क्या है यार। मतलब क्या आपने कहाँ आपने प्रूव करना है कि हाँ आई कैन बी ए गुड सिलेक्टर, या ये पता नहीं ऑन द जॉब ट्रेनिंग है क्या है। एनीवेज, अब आ जाते हैं टीम के ऊपर। जो टीम सेलेक्ट हुई है, वेल, किसी भी टीम को, खासकर इंटरनेशनल टीम को, किसी भी इंटरनेशनल टीम को सेलेक्ट करने में ना, यू डू नॉट हैव टू सेलेक्ट, अगर 18 खिलाड़ी चुने गए हैं तो यू डू नॉट हैव टू सेलेक्ट ए टीम, यू हैव टू सेलेक्ट 2-3, 14, 15, 16 प्लेयर्स तो ऐसे होते हैं जो खुद सेलेक्ट हो जाते हैं अपने आप। अब क्या विराट कोहली को आपने सेलेक्ट किया है या वो सिलेक्टेड ही है भाई? बुमराह सेलेक्ट किया आपने या वो सिलेक्टेड ही है? तो मेरा ये कहना है कि किसी भी इंटरनेशनल टीम को सेलेक्ट करते समय 18 खिलाड़ियों को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो 14-15 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो कि जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। बचेंगी 3-4 पोजीशंस जिसके लिए आपको डिस्कशन करना होगा। अब हम टेस्ट टीम की बात करते हैं। सबसे पहले टेस्ट टीम में केएल राहुल वापस आ गए एज एन ओपनर। कहाँ पे परफॉर्मेंस दी उन्होंने एज एन ओपनर पता नहीं, क्योंकि दी नहीं है। लिमिटेड ओवर्स में खेल रहे हैं, 2020 में खेल रहे हैं, वनडे में खेल रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस में वो टेस्ट टीम में आ गए। चलो, वैसे मैं एक बात कह दूं कि अगर मेरे को सिलेक्ट करना होता तो मैं भी सिलेक्ट कर लेता। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें पोटेंशियल दिखता है कि ही कैन बी वो डोमेस्टिक कह रहा हूँ, फ्यूचर ग्रेट भी बन सकते हैं केएल राहुल। तो मुझे उसमें पोटेंशियल दिखता है, सिलेक्ट, मैं भी सिलेक्ट कर लेता। लेकिन एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए था ना, जो कि देना चाहिए। सिलेक्टर आके यही बोले ना, अपनी गर्दन को डालें, पुट देयर नेक ऑन द लाइन एंड से कि हमें इसमें पोटेंशियल दिखता है, इसलिए हमने कुछ नहीं बोलेगा कुछ नहीं, बस ले लिया, ठीक। तो अगर केएल राहुल टीम में अब आ जाते हैं तो अब केएल राहुल फिर वैसे प्लेयर हो जाएंगे कि अब बचे बाकी ऑप्शंस कौन कौन से हैं। रोहित शर्मा नहीं है टीम में, उसमें हम बात करेंगे इसके बाद। मयंक अग्रवाल हैं, पृथ्वी शॉ हैं और शुभमन गिल हैं। अब जो पहले के मैचेस, अभी जो रिसेंट मैचेस हुए हैं उसमें इंडिया के ओपनर्स कौन हुए हैं? तो मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ को आपने T20 में ड्रॉप कर दिया। मुझे पूरा यकीन है इस T20 के फॉर्म के बेसिस पर उनको टेस्ट से भी ड्रॉप कर देते हैं, और नहीं करते हैं तो मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ खेलते हैं एंड द सीनियर मोस्ट केएल राहुल बाहर बैठते हैं। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। मुझे तो ये लगता है कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल खेलेंगे एंड पृथ्वी शॉ बाहर बैठाए जाएंगे। तो आई डोंट सी, शुभमन गिल एक्स्ट्रा ही होंगे और उन्होंने अपने लिए इस IPL में कुछ खास किया नहीं। सो ओपनिंग स्लॉट थोड़ा सा इंडिया के लिए वहाँ पे वरीसम होगा अगर इन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो पहले 3 वनडे हैं, T20 है, उसके फॉर्म के बेसिस पर डिसाइड होगा कि वो इंडिया के टेस्ट ओपनर्स कौन होंगे। अगर तो केएल राहुल परफॉर्म कर जाते हैं तो वही टेस्ट ओपनर बन जाएंगे अलॉन्ग विथ मयंक अग्रवाल। 3, 4, 5 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पुजारा, कोहली, रहाणे, इवन तो रहाणे को अब थोड़ा सा 2 साल से 3 साल से वो, मतलब पिछले साल में फिर थोड़ा बहुत कर भी दिया था, उससे पहले 2 साल तो उन्होंने बिल्कुल भी अपनी रेपुटेशन भी खेले वो। तो अब थोड़ा बाकास मैच विनर बैट्समैन बनना होगा। ही इज़ जस्ट लाइक नॉट टेकिंग चार्ज। बिहारी, नंबर 6 बिहारी, अगर इंडिया 6 बैट्समैन हो जाती है तो बैटिंग में कुछ खास इसमें वैसा इशू नहीं है। बॉलिंग भी ठीक ही है। ईशांत शर्मा नहीं है, इंजर्ड हैं, तो बुमराह, शामी, यादव, बिटवीन यादव एंड सैनी एक प्लेयर खेलेगा। यादव एक्सपीरियंस्ड हैं, सैनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। इफ़ आई हैव टू प्ले, मेरे ख्याल से आई वुड प्रेफर सैनी
बट दैट वुड बी अनफेयर ऑन यादव। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि एक केस यादव बना सकते हैं अपना, यार कि मैं इतना अच्छा कर रहा था मुझे ड्रॉप कर दिया, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सैनी इज बेटर नाउ। सिराज भी बैकअप में होंगे। इस जो क्वेश्चन मार्क जो सोचना पड़ेगा इनको, वो सोचना पड़ेगा इनको स्पिन डिपार्टमेंट में। देयर इज अश्विन, देयर इज जडेजा एंड देयर इज कुलदीप। नाउ अगर एज अ स्पिनर बात करी जाए जिसकी बॉल सबसे ज़्यादा टर्न होती है तो वो तो कुलदीप है, लेकिन उनका फॉर्म कैसा है कि वो केकेआर से भी बाहर हो गए, पिछले 1-1.5 साल से वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछले सीरीज में, पिछले इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर में ही वॉज द पर्सन जिसने आखिरी मैच में 5 पर लिया था। अश्विन जब भी बाहर जा रहे हैं परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, एक मैच के बाद ड्रॉप हो जाते हैं, पर अब मुझे वो लग रहा है कि वो चेंज्ड बॉलर हैं। जडेजा ऑलराउंड वो देते हैं, तो अगेन इसमें चुनने में थोड़ा सा टफ तो होगा। माई पर्सनल वोट विल अगेन स्टार्ट विद अश्विन ओनली, कि अश्विन से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप देखो 11 जो है ना, ये टीम बनी हुई है, इसमें 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 आप किसी को भी ये नहीं कहेंगे कि इसको निकालो, उसमें डाउट हो कि भाई ये इसको खिलाया जाएगा उसको खिलाया जाएगा। 11 सिलेक्टेड है, तो बचे कौन? सेलेक्ट किसको करना था फिर इनको? सेलेक्ट इनको करना था तो फ्रिंजेस पे थे, तो अब इन्होंने फ्रिंजेस में सेलेक्ट किसको किया? सिराज को सेलेक्ट किया इन्होंने। अब सिराज की जगह ये चाहर को ले लेते कि ठाकुर को ले लेते, जिसको चाहते ले लेते। ये सिलेक्शन है। अब सिराज को सेलेक्ट किया है तो भाई एक रीजन दो कि भाई सिराज इसलिए सेलेक्ट हुआ है, सिंपल। तो टेस्ट टीम में तो ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा उन्होंने कुछ झोलझाल की है, अदर देन द फैक्ट कि रोहित शर्मा शुड हैव बीन हियर। अरे यार उनको सेलेक्ट करते आप लिखते कंडीशन टू मेडिकल फिटनेस। अब अभी तो जैसे नवदीप सैनी की स्प्लिट वेबिंग हो गई है, वो क्या करेंगे? अब वो फिट हो ना हो जाएंगे। तो मुझे ये कुछ और ही चक्कर लग रहा है। अब सीरियसली ये गुफअप है, दिस इज अ गुफअप कि आप रोहित शर्मा को नहीं सिलेक्ट करते हैं और कोई रीजन भी नहीं देते हैं, और साथ में लिख देते हैं कि, या बोल देते हैं कि दे विल कंटिन्यू टू प्रोग्रेस देयर मॉनिटर। अबे क्या, दे विल कंटिन्यू टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस, सॉरी। तो क्या है यार ये, नॉट फेयर। अब आते हैं इस टीम में विकेट कीपिंग के स्लॉट के ऊपर, साहा वर्सेस पंत। वेल साहा इज अ बेटर कीपर, पंत प्रिज्यूमबली इज अ बेटर बैट्समैन, जिन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट से अपनी स्टार्ट की और टेस्ट फॉर्मेट में जगह बनाई। और अभी सीन ये बन चुका है कि टेस्ट फॉर्मेट में तो जगह है, शॉर्टर फॉर्मेट से बाहर कर दिए गए। मेरे ख्याल से पंत खेलेंगे भी। रीजन बीइंग कि जब इंडिया फॉरेन कंडीशन में जाती है ना, तो इंडिया की बैटिंग थोड़ी छोटी लगने लगती है, तो वो थोड़ा लंबा करने के लिए पंत खिलाए जाएंगे। हार्दिक पांड्या भी नहीं है इस समय एज की जो एज एन ऑलराउंडर खेलेंगे, तो मेरे ख्याल से पंत खेलेंगे। और फिर उन्होंने पिछले टूर पे ऑस्ट्रेलिया में अच्छा भी किया था। सो इधर वेज पंत और साहा, डिपेंडिंग अपॉन कि उस समय कैसा नेट्स में कैसा शो करते हैं, कोई एक खेल सकता है। पंत का टेस्ट टीम में सेलेक्ट होना उतना बड़ा एक डिसीजन नहीं है जितना कि उनको की शॉर्टर फॉर्मेट की टीम से बाहर निकला जाना है। वनडे की टीम में ऋषभ पंत अब टीम में नहीं है, और सिर्फ केएल राहुल एज अ विकेट कीपर है उस टीम में। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा हम ब्लंडर करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं। उसका रीजन है, और इसका जो आदमी पैरेलल ढूंढता है, वो पैरेलल ये ढूंढता है कि वो राहुल द्रविड़ ने विकेट कीपिंग की थी तो इंडियन टीम को एक अच्छा बैलेंस मिल गया था, इसलिए राहुल द्रविड़ की तरह ही अब केएल राहुल विकेट कीपिंग करें तो इंडियन टीम का बैलेंस मेंटेन रहेगा। ये सब लॉजिक देके केएल राहुल को फिट करके कीपिंग करके फिट कराया जाएगा। मेरे ख्याल से एक ब्लंडर हो रहा है। रीजन बीइंग कि केएल राहुल इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर विकेट कीपिंग, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल ओपनिंग या ऊपर बैटिंग करने में जितना अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम में, उतना वो एज अ विकेट कीपर खेल के और नीचे बैटिंग करके नहीं करेंगे। और तीसरा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब राहुल द्रविड़ को विकेट कीपिंग दी गई थी उस समय तक कोई भी आस पास भी नहीं फटकता था ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन जो कि उसको संभाल सके। जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी टीम में आए, कहाँ राहुल द्रविड़ ने एक भी मैच में कीपिंग की, उसके बाद फिक्स हो गया महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि वो एज अ बैट्समैन खेल सकते थे टीम में, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी कीपिंग करने लग गए और राहुल द्रविड़ ऊपर आने लगे, फिनिशर रोल करने लगे। राइट नाउ ऐसी कंडीशन नहीं है कि कोई विकेट कीपर बैट्समैन को जगह नहीं ले सकता है। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत इज टैलेंटेड इनफ, गुड बैट्समैन, इतना अच्छा बैट्समैन है वो कि वो कर सकता है वो काम। संजू सैमसन इज गुड इनफ कि वो ये काम कर सकता है। ईशान किशन इज गुड इनफ कि वो ये काम कर सकते हैं। केएल राहुल को हम जबरदस्ती विकेट कीपिंग ग्लव्स पकड़ा के उनके करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल तो बड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं यार कर लेगा, बट जहाँ एक दो मैचेस में गलती होंगी, जहाँ हम एक दो मैचेस उसकी वजह से हारेंगे, उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू होगा और फिर हम
शुरू हो जाएंगे ढाके 3-5, और नतीजा क्या निकलेगा मैं आपको अभी बताता हूँ। ये 2020 चल रहा है, 21 में एक वर्ल्ड कप है, 22 में एक वर्ल्ड कप है, 23 में एक वर्ल्ड कप है, 3 वर्ल्ड कप। जब हम 21 के आसपास पहुंच जाएंगे ना, तब हम ढूंढेंगे, अरे यार राहुल तो विकेट कीपिंग कर नहीं सकता, अब नया विकेट कीपर ढूंढो। जिस तरीके से हम 2019 वर्ल्ड कप में हम नंबर 4 ढूंढ रहे थे, एंड तक हम अंबाती रायडू को अपना बना के रखे थे नंबर 4, और उस समय फिर हम 3D लेके चले गए थे अपना। सेम यही चीज होगी अब देखना 2021 में, 22 में जब वर्ल्ड कप का समय आएगा और ये परफॉर्मेंस गड़बड़ाएगी, तो अरे यार दिस इज मतलब, ये मैं कहता हूँ कि सिलेक्टर्स को यहाँ पे नजर होनी चाहिए ना यार, थोड़ा सा फ्यूचर तो देखें यार। अभी कि मैंने भेज दिया, जाओ कीपिंग कर लो, वहां पे जाके खड़े हो जाओ, कीपिंग कर लो, और तुम कीपिंग कर लोगे। अब T20 में संजू सैमसन को बनाया रिजर्व विकेट कीपर, ऋषभ पंत इज आउट, राइट? क्या लॉजिक, आई डोंट नो। रीजन मैं देता हूँ कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है लॉजिकल है ये। संजू सैमसन विकेट कीपर एज अ बैकअप कीपर गए हैं, खेलेंगे केएल राहुल, संजू सैमसन एक्सपीरियंस गेन करेंगे, राइट? अब संजू सैमसन किस चीज़ का एक्सपीरियंस गेन करेंगे? टीम में बाहर बैठने का, वो तो उनके पास बहुत पहले से, बहुत सालों से वो यही एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। या तो उनको खिलाते, और अगर उनको खिलाना था कि हाँ ये खेलेंगे ही खेलेंगे, देन मेरे ख्याल से फिर किसी और यंगस्टर को ले जाते, फिर खेलने के लिए वहां पे खिलाते, बैकअप के कीपर में रखते। केएल राहुल का नाम ही बाहर होता कि नहीं ये विकेट कीपर नहीं होंगे। तो द पॉइंट इज कि आप अपने प्लेयर्स को जब रेडी कर रहे हो कि वर्ल्ड कप का, आगे का वर्ल्ड कप देख के कि मुझे अपने प्लेयर्स को रेडी करना है, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसको रेडी कर रहे हो, कि आप उसके ऊपर चांस लोगे, लंबा चांस लोगे कि नहीं लोगे। मेरे हिसाब से इस शॉर्टर फॉर्मेट में ऋषभ पंत को भी रखना चाहिए था। केएल मेरी नजर में टेम्पररी 1 मैच 2 मैच के सोल्यूशन हो सकते हैं, नॉट कि मैं 2021 वर्ल्ड कप तक उनको देखूंगा, या 22 वर्ल्ड कप या 23 वर्ल्ड कप तक देखूंगा उनको, नो। एनीवेज दिख जाएगा कुछ दिनों में टाइम तो। बाकी टीम जो सिलेक्टेड है इसमें एक नए आए हैं वरुण चक्रवर्ती, T20, पहले अगर हम T20 की बात कर लें तो इसमें वरुण चक्रवर्ती आए हैं नए मिस्ट्री स्पिनर। वेल कुछ लोगों की नज़र में बहुत जल्दी हो सकती है कि यार कितने मैचेस खेलेंगे इसमें कि इसको टीम में ले लिया। कुछ लोगों की नज़र में ये हो सकता है कि मिस्ट्री स्पिनर है, ले लो, रख लो, कैच देम यंग, जो भी करो। अब ये पता ही चलेगा ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ये ऑस्ट्रेलिया में ले जा रहे हैं, इनको डेब्यू करा रहे हैं, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, एक्सपीरियंस मिलेगा इनको। तो लेट्स सी, 2021 वर्ल्ड कप को अगर नज़र में रख के कर रहे हैं तो ठीक ही है, और यही मेरे ख्याल से होना भी चाहिए था कि जितने गेम्स दे सकते हो आप अपने फ्रिंज प्लेयर्स को उतने देने चाहिए इनको। तो इट्स ओके। फास्ट बॉलर्स में आपके वो प्रूवन वही हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, पेस बॉलिंग ठीक है। द ओनली टॉकिंग पॉइंट नाउ रिमेनिंग इज फॉर मी, मेरे ख्याल से टीम्स बैलेंस्ड हैं, सारी टीमें बैलेंस्ड हैं, जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वो खेल रहे हैं टीमों में। हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग करने लग जाए तो टीम को बैलेंस अच्छा मिल जाएगा। तो देयर इज नथिंग मच टू से कि हाँ यार, मैंने पहले ही कहा ना, 17-18 प्लेयर में 15 प्लेयर्स अपने आप सेलेक्ट होते हैं। 2-3 प्लेयरों में जैसे इसमें वरुण चक्रवर्ती को चुन लिया गया, ठीक है। अब आप कुलदीप को भी रख सकते थे क्योंकि वो आपका मैच विनर बॉलर है, आउट ऑफ फॉर्म है, सस्पेक्ट है थोड़ा सा, कैसे करेगा नहीं करेगा, लेकिन यहीं पे तो फिर कॉन्फिडेंस दिया जाता है ना, तो आप उसको भी रख सकते थे। आपने वरुण चक्रवर्ती को रख लिया, चलो ठीक है। सिमिलरली अक्षर पटेल वर्सेस रविंद्र जडेजा में आप अक्षर पटेल को भी देख सकते थे क्या किया जाए, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा, आई मीन हेयर इट कम्स ना, कैप्टन का किसके ऊपर कॉन्फिडेंस है ये वो, तो ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि मच टू टॉक अबाउट, अदर देन कि सबको ओवरशैडो कर दिया रोहित का ओमिशन। रोहित का ओमिशन मुझे ऐसा लग रहा है कि मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन गैप है देन कोई कॉन्स्पिरेसी। मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस लाइनअप वर्सेस BCCI बातचीत, कम्युनिकेशन हुआ नहीं, कुछ बताया नहीं गया, हमारे सेलेक्टर्स को कुछ कहा नहीं गया, और उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड कर दिया। इसको बहुत आसानी से अवॉइड किया जा सकता था अगर वो ये कह रहे थे सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने। सो ओके, सो इन माय ओपिनियन टीम्स आर ठीक है, टीम्स आर सेटल्ड। एक आध चेंजेस इधर हेयर एंड देयर करे जा सकते थे, लेकिन इट्स ओके। तो फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है, कौन सा प्लेयर टीम में होना चाहिए था, कौन सा नहीं होना चाहिए था, इस पर ज़रूर अपने कमेंट्स दें, अपनी राय दें, और बताएं कि इस टीम का ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा। मेरे ख्याल से तो दिस टीम शुड डू वेल, क्योंकि जैसे प्लेयर्स हैं, जैसे इंडियन टीम की प्रैक्टिस है उतनी ही ऑस्ट्रेलिया की भी प्रैक्टिस हो रही है, वैसी ही है, तो इट शुड डू वेल। Okay man, so if you like this video, please subscribe my channel, like the video and share with your friends. Thank you.